हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए विज्ञान का पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर का हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेके आए हैं। इसमें हम लगभग 15 से 20 मिनट में इस पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहेंगे शुरू से अंत तक और इस पूरा चैप्टर का हम रिवीजन करते हैं मात्र 15 से 20 मिनट में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, आप लोग साथ बने रहें और इसका रिवीजन देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चूँकि ये वन शॉट रिवीजन है तो इसमें हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस एक बार हम आपको बताते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं और यहाँ पर इसे संतुलित भी किया गया है। संतुलित करने के लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाएंगे, वहाँ पे आप संतुलित करना सीख लेंगे। चलिए आगे देखिए, इसके बाद है रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, संकेत एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो जैसे देखिए, कोयला वायु की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कोयला वायु की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अब ये जो है ये पूरा शब्द के रूप में लिखा गया है और अगर इसे संकेत और सूत्र के द्वारा लिखा जाए तो इसे कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। कोयला के लिए सूत्र हो जाता है, कोयला का संकेत होता है C, क्योंकि कोयला जो है ये कार्बन का ही रूप है, और वायु के लिए हो जाएगा ऑक्सीजन O2 और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके CO2 देता है। तो ये हो गया संकेत और सूत्र के द्वारा हम इसका संक्षिप्त निरूपण कर दिए और इसे हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे हम अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम देखते हैं, बारी बारी से सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, फिर तीसरा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, 4 नंबर में आएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, फिर 5 नंबर में आएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं को हम जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। आइए इसके बाद देखते हैं। देखिए, तो अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद है फिर द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। उसके बाद है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया और ये सब हम अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, उसके बाद हो जाएगा फिर अवकरण या अपचयन अभिक्रिया और सबसे अंत में बच्चों हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे अंत में क्या पढ़ेंगे तो कहेंगे सर सबसे अंतिम में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक शानदार मोटिवेशन के साथ। आपको मोटिवेशन भी देते रहना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग जो है सो कभी कभी सो जाते हैं, तो जग के रहना है। चलिए आपके लिए बच्चों मोटिवेशन है, मोटिवेशन सुनना चाहेंगे आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए मोटिवेशन है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। और बच्चों आप लोग तो अपने
माँ का सपना पूरा करने के लिए तो जी जान भी लगा सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आप दूसरों का सपना पूरा करने में जान लगा देते हैं, तो ये तो आपके माँ की सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अभिक्रिया है आपके सामने, सबसे पहला अभिक्रिया है आपके सामने, देखिए कौन सी अभिक्रिया है। तो कहेंगे सर सबसे पहला जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बना लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तो दो पदार्थ थे और दोनों मिलकर के हो गए एक, तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। फिर दूसरा देखिए, दूसरा अभिक्रिया है आपके सामने वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ दो या दो से अधिक छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक बड़ा पदार्थ दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ में टूटेगा उसे क्या कहा जाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसे ही हम एक नए भाषा के रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक दो या दो से अधिक छोटे तत्व या यौगिक में टूट जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए बच्चों आपके सामने है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहते हैं, संगमरमर भी इसे कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है। जब ये टूटता है तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, कापी में नोट भी करते जाएंगे। चूंकि ये वन शॉट रिवीजन है तो आप कापी में नोट भी करते जाएं, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द होंगे, उसे आप नोट करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया को। तीसरा अभिक्रिया है बच्चों आपके सामने, तीसरा अभिक्रिया है क्या है, तो कहेंगे सर तीसरा अभिक्रिया है हमारे सामने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी है मतलब क्या होगा बच्चों, ऊष्मा निकलेगा। तो देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या होगा सर, जैसे देखिए हम कोयला को जब जलाते हैं तो क्या ऊष्मा निकलता है, कहेंगे हाँ सर निकलता है। तो क्या हो जाएगा, C+O2 गिव्स दैट CO2, अर्थात कोयला को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है प्लस ऊष्मा। प्लस ऊष्मा लिखना जरूरी है, इससे ये पता चलता है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए आप, नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट। आप कहेंगे सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रहा था, तो अगला अभिक्रिया कौन सा है, अगला अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो कहेंगे सर ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें ऊष्मा की जरूरत होगी। तो परिभाषा देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है, अर्थात गर्म करना पड़ता है, उसे हीट करना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक एक एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। भले आपको इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, सिर्फ परिभाषा से काम चलने वाला नहीं है। आगे देखिए, तो इसके लिए आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, N2+O2+ ऊष्मा, अर्थात नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ जब हम क्या करते हैं, इसे जब काफ़ी हाई टेम्परेचर दे करके गर्म करते हैं
तो क्या निकलता है इसमें NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। आइए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला है उसके बाद पांचवा। देखिए बच्चों आधा हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला होगा। नेक्स्ट है पांचवा अभिक्रिया के पास आप आ चुके हैं और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कब कौन सा एग्जाम में अभिक्रिया पूछ लेगा एग्जामिनर, ये आपको बताएगा भी नहीं, चुपचाप पूछ लेगा। देखिए अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा, अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप का निर्माण होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे Fe+CuSO4, Fe को हम बोलते हैं आयरन या लोहा, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। तो ये बनाता क्या है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लोहा जो है, लोहा बच्चों क्या करता है, कॉपर को लात मार के भगा देता है और कॉपर को लात मार के भगाता है और उसके बाद उसके जगह पे बैठ जाता है। तो कहेंगे क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा FeSO4 अर्थात आयरन सल्फेट प्लस Cu। और ये बेचारा कॉपर जो होता है ये नीचे बैठा रहता है अर्थात अवक्षेप के रूप में बैठा रहता है। इसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए आप याद रखेंगे, इसके लिए नीचे की तरफ तीर का निशान दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, छठा अभिक्रिया देखिए। नेक्स्ट अभिक्रिया है बच्चों आपके लिए, आगे देखिए। अगला अभिक्रिया है एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए या सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया भी इसे हम कह सकते हैं। मोस्ट VVI है, यहाँ पे आप एकदम VVI लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद आएगा बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए किसे कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी देखिए बच्चों लात मारने की ही बात होगी। देखिए कौन किसे लात मारता है, देखते रहिए आप। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यहाँ पे यौगिक हो जाएगा, हाँ, यौगिक से अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो क्या करेगा, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा और उसके जगह पे बैठ जाएगा। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे केमिस्ट्री के लाइफ में भी ज़बरदस्ती होता है और रियल लाइफ में तो आप लोग जानते ही हैं ज़बरदस्ती होता ही है। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, सेम है। हम एग्जाम्पल भी ज़्यादातर अभिक्रिया का सेम रखे हैं ताकि आपको एग्जाम में जो है सो यहाँ पे लिखने में आसान होगा और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आप याद भी नहीं रख सकते, आपके पास बहुत सारे विषय का टेंशन होता है, बहुत सारे विषय का दबाव होता है। आगे देखिए, तो एग्जाम्पल आप इसके लिए याद रखेंगे, Fe+CuSO4 गिव्स दैट FeSO4+Cu अर्थात आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बनाता है और उसके बाद कॉपर बनाता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए अभिक्रियाशील श्रेणी में ज़्यादा अभिक्रियाशील आयरन है कॉपर से भी, इसलिए कॉपर को क्या करता है, इसे लात मार के भगा देता है। लात मार के इसे क्या करेगा, भगा देगा और जस्ट इसके जगह पे बैठ जाएगा और बना लेगा बच्चों क्या चीज़, आयरन सल्फेट। अब देखिए स्वक्रियता, अब कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। इसे पता करने के लिए एक ट्रिक दिया गया है और एक टेबल दिया गया है। इस टेबल का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पूरा टेबल का। हाँ, तो ये जो है अभिक्रियाशील श्रेणी है, इसका पूरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। और देखिए याद करने के लिए आपके लिए हम एक ट्रिक भी लेकर के आए हैं। तो इस ट्रिक से भी आप क्या कर सकते हैं, अभिक्रियाशील श्रेणी को याद रख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको अभिक्रियाशील श्रेणी या स्वक्रियता श्रेणी क्या होता है इसका परिभाषा भी याद रखना है। तो अभिक्रियाशील श्रेणी किसे कहते हैं,
धातुओं को देखिए, यहाँ पे जितने भी धातु हैं उसमें से अधिक अभिक्रियाशील धातु को पहले लिखा गया है और उससे कम अभिक्रियाशील धातु को बाद में लिखा गया है। तो परिभाषा इसका क्या बन जाता है? परिभाषा इसका बन जाता है स्वक्रियता श्रेणी बच्चों किसे किसे कहते हैं? धातुओं को उसके, देखिए स्वक्रियता श्रेणी किसे कहा जाता है? धातुओं को उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर या फिर अभिक्रिया करने की शक्ति के आधार पर उसे क्रियाशीलता के आधार पर क्या किया गया है? एक क्रम में सजाया गया है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व को पहले लिखा गया है और कम अभिक्रियाशील तत्व को बाद में लिखा गया है, और इसी श्रेणी को हम अभिक्रियाशील श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर से आप सुनेंगे, धातुओं को उसके शक्ति के आधार पर, अभिक्रिया करने की शक्ति के आधार पर ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात अधिक अभिक्रियाशील तत्व को पहले और कम अभिक्रियाशील तत्व को बाद में लिखा जाता है, और इसी श्रेणी को हम स्वक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशील श्रेणी कहते हैं। आगे देखिए, इसको याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। देखिए देहाती ट्रिक है बच्चों। के ना क मांगल जीजा फेरो पीबे है दारू कहे है। आगे देखिए ए जी और, अब इसमें पूरे तत्वों को बैठा लीजिए, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। देखिए के से हो जाएगा के पोटेशियम, ना से सोडियम, क कैल्शियम, मांग से हो जाएगा मैग्नीशियम, और मांग का लौ हो जाएगा मांगल से एल्युमिनियम। इसके बाद हो जाएगा जीजा से हो जाएगा जिंक, फेरो से हो जाएगा एफी लोहा, पीबई से हो जाएगा पीबी अर्थात लेड या सीसा, है से हो जाएगा हाइड्रोजन, दारू यहाँ पे साइलेंट रहेगा। उसके बाद कहे कि सीयू हो जाएगा कॉपर, है से हो जाएगा एच जी अर्थात पारा, और उसके बाद ए जी हो जाएगा चांदी, और ए यू हो जाएगा सोना। तो काफ़ी कम अभिक्रियाशील होता है सोना, जो है काफ़ी कम अभिक्रियाशील होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले अभिक्रिया की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है? इसके बाद देखिए बच्चों 7 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बस आप 2 से 3 ही बचा हुआ है। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपके लिए द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है? देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयन का अदला बदली करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसे हम द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, NaCl प्लस AgNO3। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, गिव्स दैट NaNO3 प्लस AgCl। इसमें देखिए अभिक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले बच्चों होता क्या है, इसमें NaCl में से Na अलग हो जाता है और Cl भी अलग हो जाता है, प्लस माइनस। उसके बाद AgNO3 में Ag अलग हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक बार बढ़िया से हम आपको जूम करके अच्छी तरह से दिखा देते हैं। देखिए ध्यान देंगे आप लोग, यहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं। NaCl में Na होता है धन आयन और Cl होता है ऋण आयन। उसके बाद AgNO3 में Ag सिल्वर धन आयन है, NO3 नाइट्रेट ऋण आयन है। तो इसमें क्या होता है, अपने आयन का अदला बदली कर लेता है। आयन का अदला बदली करने का मतलब क्या है? अब देखिए इसमें से Ag जो है सिल्वर, इसका नेगेटिव आयन किसके पास चला जाएगा? सोडियम के पास चला जाएगा। तो सोडियम जो है इसके नेगेटिव आयन को ले लेगा, और उसके बाद सिल्वर जो है ये इसके नेगेटिव आयन को ले लेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये दोनों साथ हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों जो आपको दिख रहा है क्लोरीन और Ag, ये दोनों साथ हो जाएगा, और उसके बाद दूर वाले भी साथ हो जाएंगे। तो दूर वाला के पास जाएगा और नज़दीक वाला के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? देखिए
दूर वाला के पास चला गया, NaNO3 बन गया, अर्थात इसको बोलेंगे हम सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद फिर क्या बना बच्चों, उसके बाद नज़दीक वाला के पास आ गया, AgCl दोनों आपस में मिल गया तो बन गया AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड। चलिए अगले अभिक्रिया की ओर चलते हैं। अब बस मात्र 2 से 3 अभिक्रिया बचे हुए हैं और 15 से 20 मिनट आपको बोले भी थे, काफ़ी है। चलिए देखिए, इसके बाद है 8वां अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आसान है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया याद रखना एकदम आसान है। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड, इसे जब धूप में छोड़ दिया जाता है लंबे समय के लिए तो क्या होता है, Ag अलग हो जाता है और Cl क्लोरीन अलग हो जाता है। और इसे आप बैलेंस भी कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। ध्यान देंगे संतुलित कैसे किया जाएगा। अगर आपको संतुलित करने आता है तो इसे आप कॉपी में लिख करके संतुलित कीजिए। देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे Ag यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्लोरीन मात्र 1 ही है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। और जब 2 लगा दिए तो क्लोरीन 2 हो गया और यहाँ पे Ag जो है 1 ही है तो यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे, बस हो गया, बैलेंस हो गया। तो आसान है, बाकी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में भी हम आपको बता देंगे। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसे देखते हैं। देखिए एकदम आसान है और बहुत ही ज़्यादा VVI है, इसे भी आप एकदम मोस्ट VVI लगा लीजिए, ठीक है। देखिए जब अम्ल और भस्म, ध्यान देंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों आपके लिए। देखिए क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपके पास HCl। HCl का नाम बताइए आप लोग क्या होता है, कमेंट करके बताइए। HCl होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है NaOH। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे या इसे हम कास्टिक सोडा बोलेंगे। तो क्या होता है बच्चों, ये जब आपस में अभिक्रिया कर लेता है तो ये क्या बनाता है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, चलिए हम आपके लिए लिख देते हैं। देखिए HCl और NaOH अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो सबसे पहले तो आप जल को लिख दीजिए, तो जल लिखा गया है H2O और इसके साथ बच्चों क्या बनाएगा, तो इसके साथ बनाएगा NaCl। तो क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl। NaCl अर्थात नमक, यही साधारण नमक होता है और इसके साथ जल बन जाएगा। याद रखेंगे आप लोग एग्जाम्पल के साथ। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर चलते हैं। 10वां अभिक्रिया है, इसके बाद मात्र 2 अभिक्रिया और बच जाएगा। इसको देखिए, अगला है बच्चों, ये भी मोस्ट VVI है, एकदम मोस्ट VVI, इसे भी आप लिख लेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा और क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन निकलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन आप लोग जरूर याद रखिएगा, उपचयन ज़्यादा फेमस है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। उपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, याद रखेंगे। जैसे देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग, एग्जाम्पल है आपके लिए C+O2 CO2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया होता है। CO2 बना रहा है, एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया या फिर अवकरण अभिक्रिया। जस्ट इसका उल्टा है बच्चों, जस्ट इसका उल्टा है। उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है तथा हाइड्रोजन जुड़ता है, बिल्कुल उल्टा होगा, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें आप याद रखेंगे फिर इसका उल्टा, इसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है।
उपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की बच्चों कमी हो जाती है, उपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इसे आप याद रखें। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है आपके सामने। जैसे यहाँ पे देखिए CuO+H2 अर्थात कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, तो कहेंगे सर बना रहा है कॉपर और जल बना रहा है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे CuO कॉपर ऑक्साइड से आप देखेंगे जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया है तो इस तरफ ध्यान देंगे आप, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई है, अर्थात यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, तो सर कहेंगे सर ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। और एक और यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस जो है इसके साथ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसमें इसके साथ इस तरफ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखे हैं ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कहेंगे सर ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया होता है। और हाइड्रोजन अगर बच्चों जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, जैसे इधर आप देखें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ये भी अवकरण अभिक्रिया ही होगा। अगला देखिए, इसके बाद अगर दोनों को मिला देंगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान देंगे, नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ हो तो उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे और याद भी रखेंगे। एग्जाम्पल है आपके सामने, यहाँ पे देखिए NaCl Na+Cl2 सोडियम क्लोरीन से भी क्रिया करके NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसे आप संतुलित भी कर लेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं और यहाँ भी 2 लगाते हैं तो ये संतुलित हो गया। अब यहाँ पे देखिए NaCl क्या कर रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखेंगे अच्छी तरह से। देखिए इसमें क्या होता है, जब बच्चों सोडियम क्लोराइड बनता है तो इसमें सोडियम जो होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है बच्चों, तो आप कहेंगे सर उपचयन कहलाता है। और क्लोरीन क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है क्योंकि इस पे ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है तो वो क्या होता है, अपचयन होता है। तो दोनों साथ साथ हो रहा है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है, इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको देखिए और तुरंत हम इसे ख़त्म करेंगे। अगला जो टॉपिक है इसमें दहन और ज्वाला है। दहन और ज्वाला छोटा सा टॉपिक है, इसी में दिया हुआ। दहन किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ को जलाने पर उसमें, किसी भी पदार्थ को जलाने पर बच्चों क्या होता है, अगर उसमें उष्मा और प्रकाश निकले, क्या निकले, उष्मा और प्रकाश निकलता है तो इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। आगे देखिए दहन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो दहन के लिए आप लोग याद रखेंगे, दहन की प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें आवश्यक हैं। सबसे पहला है ज्वलनशील पदार्थ की प्राप्ति, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, उसके बाद पर्याप्त ज्वलनताप होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए LPG है, LPG जिसका फुल फॉर्म होता है बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अर्थात इसे कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य अवयव जो होता है, मुख्य अवयव अगर पूछा जाए तो इसके अवयव के अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका सूत्र भी यहाँ पे दिया गया है, इसे भी आप याद कर लेंगे। और इसका सबसे प्रमुख अवयव अगर पूछेगा तो सबसे प्रमुख अवयव हो जाता है इसका ब्यूटेन। चलिए तो इसी के साथ होता है आपका ये वीडियो समाप्त। और कमेंट करके आप बताइए कि आपको कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और यह ट्रिक बताइए बच्चों आपको कैसा लगा। अगर ट्रिक आपको अच्छा लगा है
तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ट्रिक बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया, एकदम एक बार में याद हो गया। चलिए फिर जो है सो हम अगले चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे वन शॉट रिवीजन में। और तब तक आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।